हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं श्याम सर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर को अलग अलग बेस में रिप्रेजेंट करना। डेसिमल नंबर का मतलब बताइए। डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है? बेस 10 होता है, जिसको आधार भी कहते हैं। और उस डेसिमल नंबर को अलग अलग बेस में रिप्रेजेंट करना। हम लोग जो ये सब पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर्स के लिए पढ़ रहे हैं। इनका एप्लीकेशन कहाँ है? कंप्यूटर्स में है। तो जब हम लोग मशीन की बात करते हैं या कंप्यूटर्स की बात करते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात करते हैं या इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करते हैं और कंप्यूटर की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का बेसिक वर्क है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का मतलब है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। और कंप्यूटर आप लोग दो तरीके से आपको दिखाई देता है अपने अगल बगल। एक कंप्यूटर तो आपको लैपटॉप के फॉर्म में दिखता है, टैब के फॉर्म में दिखता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर के फॉर्म में दिखता है। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और वो इक्विपमेंट के भीतर लगे रहते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन के भीतर आपका छोटा सा कंप्यूटर लगा होगा, ठीक है। आपका एयर कंडीशन के भीतर में थोड़ा सा लगा होगा। कहीं पर मोटर कंट्रोल सिस्टम है, वहाँ पर लगा हुआ होगा। टेलीविज़न आप देखते हैं, टेलीविज़न के भीतर में लगा हुआ होगा। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ है जो हम लोग को नहीं दिखता है। अब इसी से रिलेटेड हम लोगों का ये सब टॉपिक चल रहा है कि हम लोग जानते हैं कि ऑटोमेशन के लिए हम लोग चिप का इस्तेमाल करते हैं, सीपीयू का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में। और वो छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं और उनका काम होता है गणना करना। तो मशीन में भी एक गणना तो किसी नंबर सिस्टम में होगा। हम लोग गणना करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। आप लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब तो काम करते हैं आप लोग डेसिमल में। लेकिन मशीन जो है वो डेसिमल में वर्क नहीं करता है। आपको डेसिमल में भले वो कोई कैलकुलेटर आपको डेसिमल में आंसर देता है, लेकिन वो भीतर में जो कंप्यूटर काम करता है, चिप जो काम करता है, वो आपका डेसिमल में काम नहीं करता है, ठीक है। तो यही कारण है कि ये टॉपिक आपको कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको पढ़ाई करना होता है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? एक डिजिटल डिवाइस है, एक एडवांस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यही कारण है कि हम लोग को नंबर सिस्टम स्टडी करना पड़ता है और ये एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। हमने जैसा कहा था कि अभी हमको कोई खास सिस्टम से मतलब नहीं है। हमको खास सिस्टम से मतलब नहीं, खाली हमने रिलेशन बता दिया। हम लोग यहाँ पर शुद्ध रूप से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, शुद्ध रूप से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। इसका किसी भी टॉपिक से भी कोई लेना देना नहीं है। ये टोटली मैथमेटिक्स है। हाँ, पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इसी मैथमेटिक्स के आधार पर कंप्यूटर के जो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए सर्किट डिज़ाइन किया जाता है। खाली यही रिलेशन है। यहाँ पर देखिए क्या करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर। किसी डेसिमल नंबर को, कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है और उसको किसी डिफरेंट बेस में रिप्रेजेंट करना है। आप इसको डेसिमल टू एनी बेस कन्वर्सन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेथड पे बाद में आते हैं, बस जो हम प्रोसेस बताएंगे वही लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, रिप्रेजेंट 57.25 इन बेस 10। यहाँ पर लिखने का आप लोग नीचे में जो सबस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट जो होगा ये बेस को रिप्रेजेंट करेगा और ऊपर में आपका नंबर है। इनको किस बेस में रिप्रेजेंट करना है? बेस 3 में, बेस 4 में, बेस 5 में। ये क्वेश्चन है। आपको इसी नंबर को बेस 3 में रिप्रेजेंट करना है, इसी नंबर को बेस 4 में रिप्रेजेंट करना है, इसी को आपको बेस 5 में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले ये चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं मेथड में। आपको ये बता दें ये क्या है इसका, ठीक है। ये अगर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये 10 जो है इसका बेस हो गया और बेस को रेडिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये 25 जो हो गया ये आपका इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ठीक है ना। ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। और ये जो आपका 57 लिखा हुआ है ये आपका इंटीजर पार्ट हो गया। ये इसका इंटीजर पार्ट कहलाएगा।
तो ये रिप्रेजेंटेशन में 3 तरह का नंबर्स दिख रहा है। यहाँ पर ये 10 है, इसको बेस या रेडिक्स कहते हैं। ये डेसिमल के बाद जो होगा ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा, और डेसिमल के पहले जो होगा इंटीजर पार्ट होगा। अब यहाँ याद रहे कि इंटीजर पार्ट का मेथड अलग होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का मेथड अलग होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, इंटीजर पार्ट में कंटिन्यूअस डिवीजन एंड कलेक्शन ऑफ रिमाइंडर्स, ये प्रोसेस आपको हम यहाँ पर बताएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। फ्रैक्शनल पार्ट में उल्टा होता है, यहाँ पर डिवीज़न है तो देखिए मल्टीप्लिकेशन होता है एंड कलेक्शन ऑफ इंटीजर पार्ट है। बेसिकली देखें फंडामेंटल चीज़, तो इसमें डिवीज़न होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए हम इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर दें तो सबसे पहले इंटीजर पार्ट के लिए क्या करेंगे, डिवीज़न का एक फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पर हम लिख रहे हैं इंटीजर पार्ट, किसका करेंगे, इंटीजर पार्ट का करेंगे। यहाँ पर करेंगे क्या, 57 को किस बेस में, देखिए इस तरह का एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। और 57 को किस बेस में ले जाना है, 3 में, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बेस। उसी तरह से अगले कन्वर्सन के लिए यहाँ बताइए इसको किस बेस में और ले जाना है, इसको 4 बेस में भी क्वेश्चन है, यहाँ पर 57 लिख देंगे। तो यहाँ से कंटिन्यूअस डिवीजन करेंगे 3 से, कंटिन्यूअस डिवीजन करेंगे 4 से, और यहाँ पर उसी 57 को हम लोग 5 से डिवाइड करके प्रोसेस को चला लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका इंटीजर पार्ट हो गया। इंटीजर पार्ट के बाद हम लोग देखें कि यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करना है। यहाँ पर हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करना है, इसको भी तीन बार प्रोसेस चलाना पड़ेगा। बेस 3 के लिए बेस 4 बेस 5। फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.25 है, तो आप इसको 0.25 लीजिएगा खाली, और इंटू कितना से गुना करिएगा, 3 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन करना है। और फिर यहाँ पर ये सारा सिस्टम जो है किस में जाएगा, बेस 3 में, और फिर 0.25 को आप गुना करिए बेस 4 में, आप 0.25 को गुना करिए बेस 5 में। इसका मतलब ये हो गया कि मेथड किसी भी बेस में ले जाने का मेथड सेम होता है, खाली आपको ध्यान देना है कि किस बेस में आपको रिप्रेजेंटेशन करना है। आपका क्वेश्चन बेस 3 में पूछ रहा है, बेस 4 में पूछ रहा है, बेस 5 में पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना टाइम्स कटेगा, 18 3 जा 18 बार यहाँ पर कटेगा। 18 टाइम्स जब कटेगा तो क्या होगा, 18 टाइम्स कटेगा, ये 19 टाइम्स कटेगा, 19 टाइम्स कटेगा। 19 3 जब 1 ये 57 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हुआ बताइए, 0। देखिए, ठीक है, ये 19 बार कटेगा, ठीक है, 19 गुना 3 57 होता है, 19 बार कटेगा। रिमाइंडर कितना हुआ, 0। अब फिर इसको यहाँ से आगे बढ़ाना है, देखिए तो 6 टाइम्स कटेगा, ठीक है ना। 3 गुना 6 18 होता है, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। अब ये बताइए 3 2 बार कटेगा और यहाँ पर 0 रिमाइंडर बचा, और ये आपको रिवर्स प्रोसेस में लिखना है। लास्ट वाला जितना बार कटेगा और बाकी 3 रिमाइंडर, यहाँ 3 रिमाइंडर है और एक आपका जितना बार कटा है जिसको कोसेंट कहते हैं वो है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, आंसर क्या है, 57 इन डेसिमल बराबर, देखिए 2010, और ये किस बेस में कन्वर्ट हो गया, बेस 3 में। ये बेस 3 में 57 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आगे आप लोग पढ़िएगा इसका उल्टा प्रोसेस भी, तो आगे उल्टा प्रोसेस बताएंगे कि अगर बेस 3 में ऐसा लिखा हुआ है तो कैसे बेस 10 में ये प्राप्त करेंगे, ठीक है। अभी रिप्रेजेंटेशन देखना है। ये बताइए कितना कटेगा, 14 टाइम्स कटेगा। 14 टाइम्स जाएगा तो देखिए तो 14 गुना 4 कितना होता है, 56, एक रिमाइंडर। 4 गुना 3 कितना होता है, 12, तो 2 रिमाइंडर, और अब नहीं कटेगा तो इसको रिवर्स प्रोसेस में लिखिए। ये आपका आंसर मिल गया। 57 इन डेसिमल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसको लिखेंगे 321 लिखेंगे, किसमें, बेस 4 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 बार कटेगा। 5 गुना 11 55 होता है, 2 रिमाइंडर। 5 दूना 10 होता है, एक रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर 57 को
आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये 212 लिखाएगा बेस 5 में। अब बताइए इसमें कहीं पर भी कोई प्रोसेस में बदलाव नहीं है, कोई प्रोसेस में चेंज नहीं है, सेम प्रोसेस है। बेस 3 के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, बेस 4 के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, बेस 5 के लिए 5 से डिवाइड करेंगे। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिवीजन, ठीक है ना। कंटिन्यूअस यहाँ पर डिवीजन हो रहा है और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये आपका फ्रैक्शन पार्ट कन्वर्ट हो गया। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर देखते हैं इसमें करना क्या है, आपको गुना करिए और इकट्ठा क्या करना है, इंटीजर पार्ट को। तो 0.25 गुना 3 गुना करिएगा, देखिए 0.75 आएगा। यहाँ से बताइए इंटीजर पार्ट कितना है, इसका इंटीजर पार्ट 0 है, ठीक है। आगे हमको फिर 0.75 का, 0 का कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन हमको यहाँ से 0 मिला। आगे करना क्या है कि जब आगे बार मल्टीप्लाई करिएगा तो इंटीजर को छोड़ देना है, लेकिन 0 रखने से कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको ध्यान से देखिएगा, ये 2.25 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर कितना मिला, कितना मिला, तो ये 2 मिल गया। अगली बार जब जाइएगा तो 0.25 गुना 3 हो गया। इसका मतलब है कि जहाँ से शुरू किए थे फिर वहीं पर आ गए, इसका मतलब रेकरिंग हो गया। रेकरिंग का मतलब हो गया कि आपका 0.25 को अगर डेसिमल में लिखें, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और ये इसको शुरुआत से लिखना है इसी ऑर्डर में, इसको लिखेंगे 0.02 और ये रेकरिंग है। नहीं भी लिखिएगा, ठीक है, नहीं भी लिखिएगा तो इसमें आपका अगर ये 0 में समाप्त हो गया तब तो प्रोसेस बंद हो जाएगा। 0 में समाप्त नहीं हुआ तो डेसिमल के बाद जितना डिजिट तक हमको चाहिए आंसर, है ना, क्वेश्चन में जो दिखेगा उतना वैल्यू तक हम लोग निकाल के छोड़ देंगे। ये रेकरिंग है 0.020202। और ये किस बेस में कन्वर्ट हो गया, 3 बेस में। ये 3 बेस में इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 0.25 गुना 4, 25 चौका 100 होता है, तो ये 1.00 हो गया। यहाँ से क्या मिला, 1 मिला। अब बताइए 1 को छोड़ देना है आगे 0.00। अब ये प्रोसेस जो है ख़त्म हो गया, सिर्फ 1 यहाँ पर बचा, तो इधर से लिखना है। इसका मतलब हो गया कि 0.25 को अगर डेसिमल में लिख रहे हैं, देखिए 0.25 को किस बेस में, 4 बेस में, तो यहाँ पर लिखना है 0.1, ठीक है ना। चूँकि फ्रैक्शनल पार्ट कर रहे हैं ना, तो जो भी ये वैल्यू आएगा उसको डेसिमल के बाद लिखना है। देखिए यहाँ पर 0.1 आएगा, लेकिन किस बेस में आएगा, ये बेस 4 में, ठीक है। उसी तरह से 0.25 गुना 5, देखिए 1.25 आएगा। यहाँ कितना आ गया, 1। फिर आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 5, फिर कितना आ गया, 1.25। तो इसका मतलब हो गया 1 आ गया और ये चला गया रेकरिंग में। इसका मतलब है कि 0.25 इन डेसिमल हो जाएगा 0.111, ठीक है ना। या 1 पे रेकरिंग हम दे देते हैं, 1 पे ये रेकरिंग हो गया। और ये किस बेस में चला गया, ये बेस 5 में चला गया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा, ये आप लोगों ने देखा कि प्रोसेस आपका सेम है, प्रोसेस सेम है, ठीक है। प्रोसेस आपका सेम है सब में, आपको सिर्फ ध्यान रखना है बेस का। और फाइनली अब हम लोग जो है इसका आंसर दे सकते हैं। तो आंसर क्या हुआ बताइए, आंसर हुआ 57.25 इन डेसिमल बराबर, इंटीजर को इंटीजर के जगह रखिए और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के जगह। देखिए बेस 3 में सबसे पहले कितना आया था, 2010, तो यहाँ रखिए 2010। और फ्रैक्शन के जगह पे कितना आया था, 02, तो ये 02 आपका रेकरिंग हो गया, है ना। लेकिन एग्जाम्स में आपको ये रेकरिंग वैसा लिखेगा नहीं, आपको 02 ही लिख के देगा। हम आप लोगों के समझने के लिए बता दिए कि रेकरिंग में जाएगा तो ये क्या करना है हम लोग को वहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो आपको जेई एग्जाम्स में आएंगे वहाँ पर रेकरिंग वकरिंग इंडिकेट नहीं करता है। अगर करेगा भी तो आप इसको जानते हैं कि आप किस बेस में कन्वर्ट कर लिए, 3 बेस में। अब आइए इसका आंसर क्या होगा बेस 4 में। बेस 4 में देखिए कितना आया था, 321 आया था। यह 321 आया था और यहाँ पर शायद सिर्फ 1 आया था। देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 है, ये किस में आया था, बेस 4 में। और उसी के साथ यहाँ पर आपका 212 आया बेस 5 में, तो यहाँ पर 212 हो गया पॉइंट, है ना। ये 1 आपका रेकरिंग है, लेकिन यह है किस में, बेस 5 में।
ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को किसी भी डेसिमल नंबर को किसी भी दूसरे बेस में रिप्रेजेंटेशन करना आ गया होगा। ठीक है ना, आप ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं कि जो भी मेरा ये नंबर्स आया है इनको वापस हम इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये बताइए, इसका वैल्यू भी डेसिमल में इसका वैल्यू है कितना, 57, इसका वैल्यू भी कितना है 57, इसका वैल्यू भी कितना है 57, तो ये हमको वापस मिलना चाहिए। ठीक है ना, ये हमको वापस मिलना चाहिए। और इसका वैल्यू भी हमको 0.25 इतना मिलना चाहिए। तो हालांकि तो इसमें तो रेकरिंग का मामला है, इसलिए आपका एक्यूरेट नहीं होगा, फ्रैक्शनल पार्ट आपका एक्यूरेट नहीं बनेगा, लेकिन वहाँ पर प्रोसेस उसी तरह से चला सकते हैं। ठीक है, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपको बताते हैं इसी का रिवर्स प्रोसेस कि अगर हमको किसी बेस का वैल्यू निकालना है, जैसे अगर हम सिर्फ आपको ये पता नहीं होता और मान लीजिए ये क्वेश्चन है तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसको आप कह सकते हैं एनी बेस को डेसिमल में कन्वर्ट करना। लेकिन बेसिकली क्या है, उसके वैल्यू को निकालना कि किसी दूसरे बेस में अगर रिप्रेजेंटेशन किया गया है तो हम लोग उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए तब आप लोग को बताते हैं इसका रिवर्स प्रोसेस। कि आप लोग टॉपिक देख लीजिए पहले, फाइंडिंग द डेसिमल वैल्यू ऑफ ए नंबर रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट बेसेस। किसी दूसरे बेस में अगर कोई नंबर रिप्रेजेंटेशन किया गया है तो हम लोग उसका डेसिमल वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका मेथड क्या है। सपोज कर लीजिए कि आपका ये नंबर है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान, बहुत आसान है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक नंबर है जो किस बेस में रिप्रेजेंटेड है, 3 बेस में। तो कोई भी कंप्लीट नंबर जो है, जैसा कि बताया कि इंटीजर पार्ट होता है, फ्रैक्शन पार्ट होता है, तो डेसिमल के दाहिने यहाँ पर 2 डिजिट है और डेसिमल के बाएं जो है 4 डिजिट है। नंबरिंग हमेशा 0 से शुरू होगा। तो देखिए ये आपका डेसिमल पॉइंट है। यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना, ये आपका डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट के इधर देखिए, यहाँ नंबरिंग कैसे शुरू करना है, 0 से, 0 1 से n-2 n-1। इसका मतलब है कि कितने डिजिट का इंटीजर पार्ट हो गया, n डिजिट्स का। 0 से शुरू हो रहा है तो n-1 पे ख़त्म हुआ। ये नंबरिंग का तरीका है, ये थ्योरी आप लोग रखिएगा। आप लोगों से ये सब नहीं पूछा जाएगा, आपको इसका आंसर निकालना होगा। ठीक है ना, हमने आपको समझने के लिए, समझाने के लिए वही नंबर्स लिए हैं जो अभी हम लोगों को मिले थे। तो वापस हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर n डिजिट्स ऑफ इंटीजर पार्ट हैं और ये डेसिमल के इधर बाद आइए तो ये -1 से चला कहाँ तक, -m तक चला। क्योंकि यहाँ पर ये 0 तो आ चुका है, तो -1 से चालू होगा और -m पे मान ले ख़त्म होगा। तो क्या है, m डिजिट्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट हैं। फ्रैक्शनल पार्ट में m डिजिट्स हैं, इंटीजर पार्ट में n डिजिट्स हैं। चूँकि ये 0 से शुरू हो रहा है तो n-1 पे ख़त्म होगा, और चूँकि ये 1 से शुरू हो रहा है तो m पे ख़त्म होगा। फ्रैक्शनल पार्ट में आपका जो प्लेस इसका रहेगा, प्लेस का वैल्यू रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा, इधर पॉजिटिव में रहेगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है बताइए। देखिए dn-1 गुना बेस टू दी पावर n-1। b यहाँ पर क्या है, बेस और रेडिक्स है। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले डिजिट का वैल्यू मिल जाएगा, दूसरे डिजिट का वैल्यू मिल जाएगा, ऐसे ही करते करते सारे डिजिट का वैल्यू मिल जाएगा। तो सब जो है एडिशन होगा और उसको कंटिन्यू कर देना है। देखिए नेगेटिव वाला है, ये ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। तो इसमें क्या है कि इंटीजर फ्रैक्शन आपका एक ही बार में होता है, 2 प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। पिछले केस में आप लोगों ने देखा कि इंटीजर पार्ट का अलग कन्वर्सन करते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट का अलग कन्वर्सन करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर ये एक साथ ही आपका काम करेगा। तो ये क्या करना है कि dn-1 गुना सिस्टम आपका बेस क्या है, यहाँ बेस 3 होगा, बेस 4, बेस 5 होगा। तो यहाँ बेस को पुट करिएगा 3 और n-1 क्या है ये बताइए। तो यहाँ पर कितना है इसका वैल्यू, देखिए 0 को किस स्थान पे है, 0वें स्थान पे, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे।
तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना है 2010.01 3 बेस में है, ठीक है ना। ये 3 बेस में है आपका नंबर, ये 3 बेस में है। इसका स्थान क्या है 0, इसका स्थान 1, इसका स्थान 2, इसका स्थान 3, इसका स्थान क्या है -1, ये -2, ये देखिए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये 3 बेस में है तो 2 इंटू पहला डिजिट 2 है, पहला डिजिट गुना बेस टू दी पावर, तो 3 टू दी पावर, इसका प्लेस वैल्यू प्लेस कितना है, किस स्थान पे है, 3 नंबर स्थान पे है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 0 गुना 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, 0 है यहाँ पर, हालांकि आगे कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि इसका वैल्यू 0 आएगा। फिर आपका 1 है, 1 इंटू 3 टू दी पावर 1 प्लस 0 इंटू 3 टू दी पावर 0। बस आप लोगों ने जो बचपन में किया था वही काम यहाँ पर भी करना है। सिर्फ याद रहे कि आप इसमें डेसिमल नंबर का वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ जो रिप्रेजेंटेड नंबर है वो डेसिमल नंबर नहीं है, डेसिमल नंबर का भी वैल्यू आप ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डिफरेंट अलग बेस में निकाल रहे हैं, तो नियम वही है, खाली बेस बदल गया है, ठीक है। प्लस यहाँ पर 0 इंटू 3 टू दी पावर -1 लिखेंगे, देखिए। और फिर 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे +1 इंटू 3 टू दी पावर -1। हमने कहा था कि जो रेकरिंग वाला होगा उसमें एक्यूरेट आपका आंसर मैच नहीं करेगा और आपको माने एक्यूरेट वैल्यू हम लोग को नहीं मिलता है। लेकिन आपको तो या तो आएगा डेसिमल को डिफरेंट बेस में रिप्रेजेंट करने के लिए, या तो बेस को इसमें और जो पीछे बताए उसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ आपको उस तरह का आंसर मिलेगा ही, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो गया ना, तो 2 इंटू 27 हो गया, कितना हो गया, ये 2 इंटू 27 हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू 27, इधर ही लिख देते हैं। तो 2 इंटू 27 प्लस ये 0 ख़त्म हो गया, अब +3 हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये 0 ख़त्म हो गया, और यहाँ पर मिल गया आपको 1/3। 27 इंटू 2 54, 54 हो गया, 54 और 3 57 हो गया, 57 और प्लस ये है आपका 0.33 रेकरिंग जाएगा, 0.33, तो यह हो गया 57.33, ठीक है ना। ये आपका रेकरिंग हो गया। ऐसा क्यों आ रहा है, वहाँ पर 0.25 था, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रेकरिंग है, परफेक्ट वहाँ पर तो कटता नहीं है। ये अब आपका वैल्यू आ गया किसमें, डेसिमल में। तो ये आप लोग देख रहे थे जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बनाया था, उसी का ये रिवर्स प्रोसेस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा वाला प्रॉब्लम क्या है बताइए। देखिए 3 to 1 पॉइंट, याद रहे कि ये वाला पूरा का पूरी तरह से कट गया था, तो 3 इंटू 4 टू दी पावर, देखिए 3 है, इसका स्थान कितना है 0 1 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे ना, और ये बेस अब क्या हो गया 4 हो गया, और इसका डिजिट कितना है 3 है, प्लस 2 इंटू 4 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 4 टू दी पावर 0 प्लस 1 इंटू 4 टू दी पावर -1। ज़रा ध्यान से देखिए, ये आएगा आपको 16 इंटू 3 48 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस ये 1 हो गया, प्लस 1/4 हो गया, और 1/4 कितना होता है 0.25, 48 और 8 56 और 1 57.25। अब ये एक्यूरेट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर याद है वो जीरो में चला गया था। मल्टीप्लिकेशन जब कर रहे थे फ्रैक्शनल पार्ट का, तो एक मल्टीप्लिकेशन के बाद ही तुरंत 0 हो गया था, और जब 0 में टर्मिनेट हो गया इसका मतलब 0 में जाके ख़त्म होगा तो एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को चिंता नहीं करना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा जेईई में तो आपको ऑप्शन में यही देगा, 57.25 नहीं देगा, ठीक है ना, यही वैल्यू आपको ऑप्शन में देगा, उसको चूज़ करना होगा, ठीक है। तो अब तो आप लोग देख रहे हैं कि तीनों प्रोसेस सेम है, ठीक है ना, आपका तीनों प्रोसेस जो है सेम है। तो तीसरा में हमारा है क्या, देखिए 212.1, ये भी पूरी तरह से नहीं कटा था 0 में, तो 2 इंटू, हालांकि इंटीजर पार्ट आपका हमेशा मैच करेगा, 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 लिखेंगे, 1 इंटू 5 टू दी पावर 1 लिखेंगे, प्लस 2 इंटू 5 टू दी पावर 0 लिखेंगे, प्लस 1 इंटू 5 टू दी पावर -1 लिखेंगे। ये आपका 50 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 2 हो गया,
अब +1/5 हो गया, ये देखिए आपका 57.2 आ जाएगा। 1/5 का वैल्यू 1/5 का वैल्यू कितना होता है? 0.2। तो 0.2 यहाँ पर आ गया, ये भी आपका निकल गया वैल्यू। अगर आपको ये क्वेश्चन देगा तो आपका आंसर ये होगा 57.2 हो गया। ये तीनों जो है डेसिमल में, मतलब कि हम लोगों ने वैल्यू प्राप्त कर लिया, डेसिमल वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, जहाँ पर नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट बेस में किया गया है। और आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि इसमें दोनों का एक साथ ही चलता है, इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को एक साथ, उसको वैसे ही जैसे हम लोग को याद होगा डेसिमल में निकालते थे। अब मान लें कि 57.25 अगर ये है, याद हो डेसिमल में भी कैसे इसको तोड़ तोड़ के वैल्यू निकालते थे। तो आप देखिए अगर डेसिमल में ही अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 × 10⁻1 प्लस 7 × 10⁻0 प्लस 2 × 10⁻−1 प्लस 5 × 10⁻−2, याद है? तब इसको कहते थे ना 50, और ये +7, अब प्लस ये हो गया 0.2 प्लस ये हो गया 0.05, और इसी को जोड़ के हम लोग कहते थे 57.25 बोलते थे ना। तो यहाँ पर भी देखिए यही नियम चल रहा है, यहाँ पर भी यही नियम चल रहा है। बचपन में आप लोगों ने काम किया होगा कि जब आपको आपके टीचर 57.25 देते होंगे तो पूछते होंगे कि इसका मान कितना है, इसको निकाल के बताओ अलग अलग करके। तो हम कहते हैं 50 है, 7 है, 0.2 है, 0.5 है, ये 57.25 है। इसी मेथड का इस्तेमाल आप यहाँ भी कर रहे हैं, इसलिए कि मैथमेटिक्स एक साइंस है और साइंस बदलता नहीं है। आपका बेस बदल सकता है लेकिन साइंस तो बदलता नहीं है। साइंस तो साइंस है, वो फिक्स होता है। तो यहाँ पर आप मेथड नहीं बदल रहे हैं, सिंपली सिस्टम बदल रहे हैं, बेस बदल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप लोग को कुछ क्वेश्चंस देंगे जेईई स्टैंडर्ड का, ठीक है ना? वो क्वेश्चंस देंगे और वो क्वेश्चन से आपको क्या करना है कि आपको खुद प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद अगले क्लास में हम उसका आंसर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके उसको देख लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आइए, आप लोगों के लिए हमने थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है। ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं, आपको इनको ट्राई करना है, ठीक है ना? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, जेईई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? और इसको आपको बनाना है। देखिए, इफ़ 73x बेस में अगर कोई नंबर रिप्रेजेंटेशन किया गया है 73 और किसी y बेस में रिप्रेजेंट किया गया है 54, तो उस समय जो x और y का वैल्यू क्या होगा? x किस बेस में होगा, y किस बेस में होगा, ठीक है? उसका इक्विवेलेंट जो है क्या होगा? अभी जो हम लोगों ने क्लास पढ़ा था तो आपको रिप्रेजेंटेशन तो बता दिए। तो पहले क्वेश्चन तो रिप्रेजेंटेशन से ही आ सकता है कि किसी भी डेसिमल नंबर को किसी दिए हुए बेस में रिप्रेजेंट करिए, या तो किसी बेस में कोई नंबर रिप्रेजेंट किया गया है तो उसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा। ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया। लेकिन अब क्या हो गया, अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट आएगा, ठीक है? ट्विस्ट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, दोनों का बेस गायब है, बेस निकालना है। ये x और y का बेस 8 और 16 है, 10 12 है, 9 13 है, या 8 11 है। उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 292 रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल में। डेसिमल में अगर 292 लिखेंगे और उसी नंबर को किसी बेस में 1204 से अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो बेस कितना होगा, ठीक है ना? तो ऐसा कहिए कि यहाँ पर हम लोग अभी क्या किए थे कि हमको यहाँ पर डेसिमल नंबर दिए, बेस हमको पता था, रिप्रेजेंटेशन निकालना था, यहाँ बस खाली उसी को उल्टा कर दिया गया। आपको रिप्रेजेंटेशन दे दिया है और बेस निकालना है। यहाँ पर भी देखिए बेस 10 में जिसको 16 लिखेंगे तो दिए हुए बेस में अगर रिप्रेजेंटेशन 100 होगा तो बेस कितना होगा। और ये देखिए चौथा, किसी दिए हुए बेस में अगर कोई नंबर 54 लिखाता है और एक रिप्रेजेंटेशन 4 होता है और इसको जब डिवाइड करेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन बनता है 13 बनता है, ठीक है? तो इस जिस सिस्टम का ये बेस है उस बेस का वैल्यू क्या होगा? ये 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, ठीक है?
आपको इसको ट्राई करना है। और जाने से पहले आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बात बता दें, ये ऐसा कहें कि बेस सिस्टम यहाँ पर लिखेंगे, बेस सिस्टम कौन सा होगा और इसमें डिजिट्स कौन से होंगे, कौन कौन से डिजिट्स यहाँ पर अलाउड होंगे, आप लोग को याद है? बताइए। देखिए शुरू करते हैं कहाँ से। मान लीजिए कि बेस सिस्टम आपका 10 है, तो डिजिट्स कौन कौन से यूज होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, याद है? 9 हो गया ना। उसी तरह से बताइए कि बेस अगर अभी मान लीजिए 3 होगा तो ये कहाँ पे ख़त्म होगा? 0 1 2 पे ख़त्म होगा। देखिए अगर 10 बेस है तो 9 पे ख़त्म होगा। तो 3 बेस का हाईएस्ट डिजिट कौन होगा? 2 होगा। 10 बेस का हाईएस्ट डिजिट कौन है? 9 है। शुरुआत तो 0 से ही होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बेस 4 लिख दें तो ठीक है ना। बेस 4 में डिजिट्स कौन से होंगे? 0 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पता चल रहा हो क्या हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। बेस 5 अगर होगा तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक दे सकते हैं कि ऐसा लिखें कि 1 1 है ना, 1 2 3 6 इन बेस 5 इज वैलिड और इनवैलिड। बताइए, इज वैलिड और इनवैलिड, बताइए। अब देखिए आप बेस 5 लिख रहे हैं ना, तो बेस 5 में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 4 है, और यहाँ पर आप 6 लिखे हुए हैं, तो आंसर होगा इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब यह हो गया कि ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। बेस 5 में आपका जो मैक्सिमम डिजिट होगा वो आपका 4 तक ही अलाउड होगा। तो किसी भी तरह से रिप्रेजेंटेशन किया गया है तो ये इनवैलिड रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि ये गलत है, ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, इसका कोई भी वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। कोई वैल्यू निकालने का प्रयास भी नहीं करेंगे। और आप लोग को पता है कि ये आपका हो जाएगा ETC। ETC का मतलब आप कोई भी बेस सिस्टम बनाइए तो आप ये रिप्रेजेंटेशन जो इस तरह से डिजिट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इसलिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर काम करिए और ये क्वेश्चंस ट्राई करिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशंस आप लोगों को बताएंगे, आप लोग अपना आंसर या प्रोसेस उसमें आप लोग उससे मिला सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास, कीप स्माइलिंग।